हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे अभी तक जो यूपी टेट को लेके है कि यूपी टेट कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, अपियरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ में पेपर 1 पेपर 2 कौन कौन भर सकता है, इन सभी के ना सवाल मैं के जवाब मैं देने वाली हूँ। सो वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। और साथ ही मैंने इसमें ना जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी है पेपर 2 के लिए, उसका मैंने डिटेल जो है सिलेबस वीडियो इसी के अंदर मैंने दे रखा है। सो वो भी आप लास्ट तक देखना ज़रूर। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट वीक में। ठीक है। सो अब देखो, इसके लिए ना अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ना नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2-2.5 महीने का मुश्किल से टाइम मिलेगा। और जिन लोगों को भी लगता है ना कि अभी हम 1-1.5 महीने में या 2 महीने में पेपर निकाल लेंगे ना, तो देखो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना कोई भी तैयारी हो, पेपर ना इतने कम टाइम में नहीं निकलता है। सो अभी अच्छा खासा टाइम है, 4 महीने का टोटल टाइम है ना, तो 4 महीने में हम अपनी जो तैयारी है ना बेहतर बना सकते हैं। सो अभी से लग जाओ, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। अभी मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। सो उधर जुलाई में एग्जाम होगा, तब तक आप ना अपनी तैयारी में अच्छे से हो जाओगे प्रिपेयर। अब देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो ना पेपर 1 पेपर 2 ये 2 होते हैं यूपी टेट में, आपको भी पता है। अब देखो, पेपर 1 जो है ना वो कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए ना जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, और जो लोग अपेयरिंग है, वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं पेपर 1। और पेपर 2 जो है वो जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पेपर 1 वो लोग भी भर सकते हैं जो लोग पहले से ही शिक्षक हैं, जो लोग पहले से ही नौकरी में कार्यरत हैं अपनी, तो वो लोग पेपर 1 भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता हो कि जैसे इससे पहले ना बीएड वाले प्राइमरी में भी जा सकते हैं, तो उसी बेसिस पे बीएड वालों को नौकरी जो मिली थी प्राइमरी लेवल पे वो मिल गई थी। लेकिन जब 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि बीएड वाले जो है ना वो प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, वो अप्लीकेबल नहीं है। वो 6 to 8 या उससे अपर जो लेवल है उसमें जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी वाले में बीएड वाले नहीं होंगे। बीएड वालों को बाहर कर दिया था। तो तब से ही ये नया जो रूल है कि बीएड प्राइमरी में नहीं जा सकता है। हाँ, जो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ वो प्राइमरी में भी जा सकता है और साथ में जूनियर पे भी जा सकता है 6 to 8 वाले में, लेकिन बीएड वाले नहीं जा सकते। तो आपको आई थिंक ये बात जो है ना वो समझ में आ गई। जो बीएड वाले ना वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, प्राइमरी का फॉर्म मत भरना, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भरना, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से ही कार्यरत है, नौकरी में ऑलरेडी लगे हैं, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आप भर देना। तो ये तो रही, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन भर सकता है पेपर 1 पेपर 2। और इसी वीडियो में ना अब मैं डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझ जाइएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे आपका मैथ्स हो या फिर आपका एसएसटी हो, एसएसटी का मैंने डिटेल इसमें वीडियो कवर किया हो, क्योंकि एसएसटी के लिए ही आप लोग की ज़्यादातर क्वेरी आ गई थी कि एसएसटी का जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस आप मुझे बता दो। तो इसमें मैंने ना कवर किया हो। सो चलो मैं वो वीडियो वो सिलेबस है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से, ताकि आप ना रिटर्न में जो मैंने चीज़ें लिखी हो वो आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जो लोग भी यूपी टेट 2026 देने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है फाइनलाइज हो चुकी है, 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई को एग्ज़ाम है। सो अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखो, जो लोग पेपर 1 देने जा रहे हैं वो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और साथ में पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए। अब जो लोग पेपर 1 देने जा रहे हैं, सबसे पहले ना मैं एक बार सब्जेक्ट बता देती हूँ कि पेपर 1 में ना कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और पेपर 2 में भी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो देखो, पेपर 1 के लिए ना सबसे पहले जो आपका आता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ये 30 मार्क्स का आता है। मैथ्स होती है, ये 30 मार्क्स की होती है। ईवीएस होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। और साथ में ना लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होती है। लैंग्वेज 1 में हिंदी आप चूज़ कर सकते हो, या लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही ना 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। सो सपोज़ अगर आपने हिंदी जो है ना लैंग्वेज 1 में चूज़ किया है, वो भी आपको 30 मार्क्स की आएगी। और लैंग्वेज 2 में सपोज़ अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, संस्कृत चूज़ किया है या फिर उर्दू कुछ भी आपने चूज़ किया, तो वो भी आपको ना 30 मार्क्स देखने को मिलेगा। यानी टोटल जो हो गया, यानी 30 अगर आप काउंट करोगे ना, तो टोटल जो हो गया ये यहाँ पे रहा, टोटल क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है।
और अब देखिए पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं। पेपर 2 में भी जो 6 to 8 के लिए पेपर देने जा रहे हैं ना, उनके लिए भी देखो CDP तो मस्ट रहने वाली है। CDP तो आपको दोनों ही उसमें एग्ज़ाम में देखने को मिले, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो CDP आपको करना है। ये भी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग पेपर 2 के लिए देने जा रहे हैं ना, अगर उनका बैकग्राउंड मैथ्स और साइंस है तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 60 मार्क्स से देखने को मिलेंगे। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है SST है तो वो आपको 60 में देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो में आपको SST का ही बताऊंगी, क्योंकि जो मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे थे वो SST के लिए आ रहे थे। तो SST का जो सिलेबस वीडियो हो इसी के अंदर है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। और सेम ऐसे इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करनी पड़ती, जो कि 30 मार्क्स है। यानी सेम वही जो चीज़ है यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे मैथ्स और साइंस एक साथ इसका जो क्वेश्चन आएंगे वो 60 के आएंगे, और SST का पूरा जो क्वेश्चन आएगा वो 60 का आएगा। अब देखो बात कर लेते हैं कि टोटल टाइम क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें ना जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उतने मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ में जैसे इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 घंटे 30 मिनट आपका एग्ज़ाम चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये सबसे अच्छी बात है। अब देखो अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ना ये जो एग्ज़ाम है इसको पास करने का जो क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए। अब अगर आप ना जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपको ना 90 मार्क्स लाने होंगे, जो कि 60% है। और सेम अगर ऐसे ही अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि OBC हो गया, SC ST हो गया, तो वो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, जो कि 55% है। और हाँ, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो एज ए जनरल काउंट होंगे। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में हैं अपने स्टेट में तो यहाँ पे आप जनरल काउंट होंगे, ठीक है। आपको 90+ नंबर ही लाने पड़ेंगे। और देखो ये तो मैंने बता दिया आपको कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि ना 1 to 5 कौन दे सकता है। अब देखिए 1 to 5 जो है ना वो DELED वाले सिर्फ दे सकते हैं, क्योंकि ना इसमें BEd शामिल नहीं है। जिन्होंने BEd किया है वो 1 to 5 नहीं दे सकते हैं, बशर्ते अगर आप BEd करके ना, अगर आप कहीं किसी भी प्राथमिक शिक्षा में अगर पहले भर्ती है ना, अगर आप शिक्षक हैं ना, तो आपके लिए ये पुराना जो रूल है ना कि हाँ आप 1 to 5 जो है उसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको DELED मतलब आपको ना ये वाला पेपर 1 भी आप दे सकते हैं। अगर जो लोगों ने अभी किया हुआ है BEd, जैसे कि 2023 में आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तब से उन्होंने ना क्या किया है, हटा दिया है BEd को प्राइमरी से। तो इसीलिए ना अब जो है न्यू जो भरेंगे वो BEd वाले सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए भरेंगे फॉर्म, और ना कि पेपर 1 के लिए भरेंगे। पेपर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये DELED किए हुए बच्चे भरेंगे। और अब बात करते हैं 6 to 8 कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 6 to 8 में ना BEd मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि BEd जो है ना सेकेंडरी के लिए यानी जूनियर के लिए ही अप्लीकेबल होगा, लेकिन साथ साथ ना DELED भी किए हुए स्टूडेंट 6 to 8 में जा सकते हैं, ठीक है। तो DELED वालों के लिए मौका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। BEd वालों के लिए मौका प्राइमरी में नहीं है, बाकी इसके बाद आप किसी भी उसमें जा सकते हो, TST PST वगैरह में सब में जा सकते हो। और अपियरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे आप किसी भी सेमेस्टर में आप अपना फॉर्म फिल कर देना। और वैलिडिटी बात कर लेते हैं। वैलिडिटी जो है ना वो लाइफ टाइम रहने वाली है, भले ही आपने किसी भी पहले किया हो या अभी किया हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब का सब लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी होने वाली है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि पेपर 1 पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, कितने मार्क्स लाने हैं, ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बता दिया है। अब चलो मैं एक बार अब डिटेल जो SST का कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कंप्लीट सिलेबस है, जो कि आपको पता है कि इसमें ना SST में आपका हिस्ट्री रहेगा, सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो हिस्ट्री है। देन इसके बाद में ज्योग्राफी है, सिविक्स हो गया, ठीक है, इसी में पॉलिटी वगैरह आ जाएगा। ये जो है ना मेजर रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है, क्योंकि इसमें ना आपको पता है 60 मार्क्स आते हैं, और 60 मार्क्स में ना जो 40+ क्वेश्चंस है ना वो यहीं से आते हैं। 3 पोर्शन से कवर हो जाते हैं। साथ में ना और भी जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, चाहे वीडियो को पॉज कर देना तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो जैसे हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो एंशंट हो गया, इसमें इतिहास जानने की जो स्रोत हैं, इतिहास कैसे हम जान सकते हैं, किस किस ने इतिहास लिखा है, उन सब के बारे में आप जानोगे। फिर इसी के बाद में जैसे कि ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो गया, ये
ये इसके अंदर जानेंगे, पाषाण काल जानेंगे, ठीक है, ताम्र पाषाण काल जानेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो जानेंगे। इसके बाद में ना आपका जो मेडिवल वाला पार्ट आ जाता है वो भी स्टार्ट हो जाता है कि जिस तरह से मुग़ल जो थे हमारे भारत में कब एंटर हुए थे और क्या क्या उन्होंने किया दिल्ली सल्तनत में को आपको पढ़ना है। साथ ही में ना आपको ये भी पढ़ना है कि जब उनका मुग़ल का जो पतन हुआ तो इसके बाद में आपको पता है ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश के बारे में फिर इसका आधुनिक शुरू हो जाता है, तो आधुनिक भी आपको पढ़ना है। सेम ऐसे ही ना ये जो चीज़ें हैं ना ये आप ना स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। फिर इसके बाद में ना सिविक्स का पोर्शन आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसमें रहा है कि हम और हमारा समाज। देखो ये मेनली ना आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स है ना वो आपको ना फॉलो करना है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो देख लेना, अगर नहीं है ना तो एससीईआरटी की ज़रूर पढ़ लेना। दोनों में से ना कोई भी आप फॉलो कर लेना, लेकिन कर लेना क्योंकि उसका जो बिल्कुल सीधा सीधा जो है ना चैप्टर्स से उठा के यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। सो ये सिविक्स के मैं आपको ना दिखा रही हूँ, ये आप देख लेना पूरी तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो टॉपिक्स गिवन है ना वही आपके सिलेबस के अंदर है। और आपका जैसे भूगोल के अंदर भी वही रहेगा, आपका जो इंडियन रहेगा, इसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो सब दोनों ही आपको कवर करना है। जैसे कि सौरमंडल में पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की संरचना हो गया, पृथ्वी की गतियाँ हो गया, मानचित्र आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरह से ये सब जो चीज़ें हैं ना आपको पढ़ना पड़ेगा, मृदा पढ़ना पड़ेगा, खनिज पढ़ने पड़ेंगे, कृषि पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, खनिज संसाधन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन और देखो ये 3 जो चीज़ें हैं ना वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके बाद में ना और भी जो चीज़ें हैं वो ये कि आपको ना पर्यावरण भी पढ़ना है। अब देखो पर्यावरण में इसमें आपको पता है कि इसमें ना पर्यावरण के बारे में जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ना है, संसाधनों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं वो आपको पढ़ना है। और इसी के अंदर ना जैसे जनसंख्या भी आपको पढ़ना है और जनसंख्या से होने वाले दुष्परिणाम भी आपको पढ़ना है। और इसी के अंदर जो छोटे छोटे और जो एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये कि जैसे कि होम साइंस के बारे में पढ़ना है। होम साइंस में आपको साफ़ सफाई के बारे में, सिलाई कढ़ाई बुनाई के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो सब चीज़ें हैं आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपको फिज़िकल एजुकेशन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ना ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है ना एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये आप देख लेना टॉपिक्स, ये फिज़िकल एजुकेशन में है, ठीक है। जैसे कि अब वही आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, और योग किस तरह से प्राणायाम करना चाहिए, और इसके बाद में जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कैसे करनी चाहिए, सबकी जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए। और संगीत के भी बारे में आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ में ना जो स्वर ताल है ना वो किस तरह से आपको करना है पढ़ना है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है ना इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि है बागवानी को लेकर, ठीक है। बागवानी में किस तरह की मिट्टी चाहिए, मृदा चाहिए, किस तरह के बीज चाहिए, उर्वरक कैसे कैसे चाहिए, और साथ में ना यहाँ की जो जलवायु होती है वहाँ पे किस तरह से बागवानी की जा सकती है, किस किस तरह के फसल चक्र हो गया, फलों का जो संरक्षण है उनका जो परीक्षण है उसके अंदर, जैसे संरक्षण के अंदर जैम, जेली, जैम, अचार बनाना वगैरह, ये सब चीज़ें आपको करना है। सो अब आप देख सकते हैं जो एसएसटी का पार्ट है ना वो इसके अंदर इतना सब कुछ आना है और यही आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन जो मेजर मैं फिर भी कह रही हूँ कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है ये है। इसके अलावा और जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो आप कर लेना। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने अभी तक चीज़ें बताई है आपको आई होप समझ में आ गई होंगी और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और पेपर 1 चाहे पेपर 2 हो। सो अब भी आप अपनी तैयारी में लग जाओ और बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता देना। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा ना उस पर मैं वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स हो गए वो मैं ले लूँगी। और फ्रेंड इस वीडियो को ना अब यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो आप ना लाइक करने से बिल्कुल मत चूका करो। लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और हाँ शेयर भी ज़रूर कर दिया करो। जिन लोगों को भी नीड है ना इस तरह की वीडियोज़ को वो शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्किल में या जिसको भी नीड है, ठीक है ना। सो चलो फ्रेंड इस वीडियो को नहीं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।